जय हिंद दोस्तों। चलिए अपना पेपर रिवीजन करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। और इसमें आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है आपका श्रमिक दिवस। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि 1 मई को क्या मनाते हैं, आपका श्रमिक दिवस। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1 अगस्त 1920। और दुर्भाग्यवश इसी दिन आपके लोकमान्य तिलक की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाठी लगने की वजह से। चलिए इसके बाद देखिए, कयक इनमें से किससे संबंधित है। तो कयक आपकी एक छोटी नाव को क्या बोलते हैं, छोटी नाव जिसे आप कश्ती भी कह सकते हैं, उसे कहा जाता है कयक, जो कि चमड़ी के द्वारा बनाई जाती थी पहले। ठीक है, तो कयक क्या है, आपकी एक बोट या आप कह सकते हो नाव है। ठीक है, अगला है आपका कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि नासिक स्थित है गोदावरी के तट पर। किसके तट पर स्थित है दोस्त? नासिक स्थित है आपका गोदावरी के तट पर। चलिए, आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। और यहाँ पे बसा हुआ आपका शहर कौन सा है, नासिक। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे आपका है नर्मदा। आप बताएंगे कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के किनारे आपका कौन सा शहर स्थित है। आप जानते हैं कि जबलपुर। कौन सा शहर है, जबलपुर। ठीक, जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि इसमें लिखा हुआ कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। तो भारतीय सेना में कुल कितने कमान है दोस्त? आप जानते हैं कि भारतीय सेना में टोटल कमानों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान। अब हेली के बाद उसका नाम कर दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसका नाम पुनः बदल कर दिया गया रामगंगा नेशनल उद्यान। तो ये कहाँ पर स्थित है? यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है भाई? आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन सा है आपका? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुधवा है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पलामू और बेतला, पलामू और बेतला कहाँ पे है? आपका झारखंड। ठीक है, तो याद करिएगा, पलामू और बेतला आपके राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? यह आपके झारखंड में है। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि बिहार में कौन सा है। ठीक है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सॉरी। अगला है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो आप बताएंगे कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, जल्दी बताइए। क्या हो जाती है? उसकी मुद्रा हो जाती है आपकी रियाल। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अगला, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये स्वतंत्र भारत की और आपकी उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताएंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित का संबंध किससे है। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित का, आप देखिए सरोजिनी नायडू यहाँ देख पा रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जी को बताएंगे कि वह क्या थी पहली महिला। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक लेखक के कौन है? तो आप जानते हैं कि R.K. नारायण साहब क्या थे? R.K. नारायण साहब ही हैं आपके गाइड पुस्तक के लेखक। ठीक है, यहाँ पर देखिए टैगोर, टैगोर आप जानते हैं कि इन्होंने लिखा था गीतांजलि। ठीक है, टैगोर ने क्या लिखा था भाई? गीतांजलि लिखा था, जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है
कि सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? आप जानते हैं कि सर्वोच्च बलों के सशस्त्र कमांडर कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन से होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आपके तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति का आपका अनुच्छेद होता है 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है 61। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति क्या होती है? यह होती है 72। राष्ट्रपति से संबंधित यह है आपका 3 मुख्य आपके अनुच्छेद याद रखेंगे, ठीक है। और आप लोगों का एक सेट में पूछा गया था कि 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले कौन हैं, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? चलिए बताएंगे पानीपत की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं इसका। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी लड़ी गई थी कब? 1526 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? यह लड़ी गई थी आपकी पहली बार 1526 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ी गई थी? यह लड़ी गई थी आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आप लोग जानते हैं कि बाबर ने इस युद्ध में भारत में पहली बार तोप और बारूदों का प्रयोग किया गया था। किस लड़ाई में? पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जिसमें क्या हुई थी? बाबर की क्या हो गई थी? जीत हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है मलेरिया किसके कारण होता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा जानकारियां इसमें आपको मिलनी है। तो मलेरिया आप लोग जानते हैं कि मलेरिया आपका वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मलेरिया आपका होता है वायरस के कारण। वायरस का क्या नाम होता है? तो वायरस का नाम होता है आपका प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है। प्लाज्मोडियम वायरस के कारण आपका क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और इसका रोग वाहक कौन होता है? आप लोग जानते हैं कि मच्छर होती है, जिसे क्या कहते हैं? मादा एनाफ्लीज। क्या होती है भाई? मादा एनाफ्लीज, जिसको आप एनोफ्लीज भी कहते हैं, ठीक है। तो मादा एनोफ्लीज के कारण क्या होता है? ये इसका रोग वाहक होती है, ये रोग वाहक होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम वायरस होता है, ये क्या होता है? रोग कारक होता है। चलिए ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बाझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो जानते हैं आप लोग बाझ विरोधी विटामिन कौन सी होती है? यह होती है आपकी विटामिन ई। बाझ विरोधी विटामिन विटामिन ई होती है। और विटामिन ए, आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का क्या नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इससे आपकी कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है आपका रतौंधी। कौन सी रोग होती है भाई? विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। यहाँ पर देखिए विटामिन के लिखा हुआ। विटामिन के को आप क्या कहते हैं? फिनोक्विनोन कहते हो। क्या कहते हो इसको? इसको कहते हो फिनोक्विनोन। और इसकी कमी से आप लोग जानते हैं कि रक्त का थक्का क्या होता है? नहीं जमता, ठीक है, इसकी कमी के कारण। विटामिन डी, आप जानते हैं कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत होते हैं सूर्य। और इसे कहते हैं आप कैल्सीफेरॉल। क्या बोलती हो? कैल्सीफेरॉल बोलती हो। और इससे क्या होता है? विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। और इससे होता है आपका सूखा रोग। कैसा रोग? सूखा रोग, ठीक है दोस्तों, इतना याद करके रखिएगा। अगला है कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध क्या? आप जानते हैं कि कार्य को आप कहते हैं W, F को कहते हैं बल, और विस्थापन को नियुक्त करते हैं F से। तो इसमें होता है क्या? W बराबर F इंटू एस, ठीक है। W बराबर F इंटू एस होता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा हुआ कि कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कि पौधों से प्राप्त होता है कौन? कुनैन। पौधों से क्या प्राप्त होता है? कुनैन। और किसके छाल से प्राप्त होता है? आप लोग जानते हैं कि सिलिकोना की छाल से। किसके छाल से? सिलिकोना के छाल से, ठीक है। सिलिकोना के छाल से प्राप्त होता है आपका कुनैन। अब इसमें देखिए बहुत ही दो आपका एक और प्रश्न बन सकता है। इंसुलिन, इंसुलिन जो दिया है आपके पेपर में तुरंत पूछ लिया जाता है, कभी कभी अक्सर आते रहते हैं कि इंसुलिन कहाँ पाई जाती है शरीर में? तो आप जानते हैं कि इंसुलिन बनता है आपका अग्नाशय में। कहाँ बनता है भाई? अग्नाशय में। अग्नाशय नहीं देता है कभी कभी तो आपको लिख देता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज,
ठीक है। तो अग्नाशय की हुई बोलते हैं क्या, पेनक्रियाज बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, यानी इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। अग्नाशय की हुई बोलते हैं आप क्या, पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है। अगला, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो देखिए सिस्मोग्राफ से आप मानते हैं भूकंप। ठीक है। भूकंप को मापने का यंत्र क्या होता है, सिस्मोग्राफ। अगर आपसे पैमाना पूछ ले, सिस्मोग्राफ किस में मापते हैं भाई, भूकंप से। अगर आपसे पैमाना पूछ ले तो वो होता है आपका रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। ठीक है, रिएक्टर स्केल। तो याद रखेंगे, पैमाना होता है रिएक्टर स्केल, लेकिन यंत्र का क्या नाम होता है, यंत्र का नाम होता है आपका सिस्मोग्राफ। चलिए, वायु की गति किस में मापते हैं, तो आप लोग जानते हैं वायु की गति को आप मानते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, बैरोमीटर में आप क्या करते हो, नापते हो। ठीक है। और आप जानते हैं कि बारिश को किस में मापते हैं भाई, बारिश कमेंट कोई करके बताएगा। चलिए, अगर जिसको भाई आ रहा है वो लिखेगा कि यस सर मुझे आ रहा था। इसका होता है गेज मीटर। क्या होता है भाई, रेन गेज। ठीक है, क्या होता है, रेन गेज से मापते हैं आप बारिश को। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, तो आप जानते हैं कि सोडा को तैयार करने में की जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप CO बोलते हो, सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कौन सी होती है, CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है। चलिए, अगला है आपका कि हीमोग्लोबिन। अगला देखिए लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है, रक्त में पाए जाने वाला एक वर्णक होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है, लोहा होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा होता है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक। ठीक है। चलिए, अगला यहाँ से आप देख सकते हैं विटामिन, तो आप जानते ही हैं, प्रोटीन भी जानते हैं, और मोटापा से तो यहाँ पे कोई लेना देना था नहीं हीमोग्लोबिन का। ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके देखिए लिखा हुआ है कि एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है उसको, कोशिका कहा जाता है। अब आप बताएंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है। ऑप्शन अगर आपको क्या कह रहे हैं, आंसर आता है तो उसको जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपको मिला कि प्राथमिक रंग है। आप लोगों को प्राथमिक रंग में ऐसे ट्रिक से बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि ताश में होता है क्या, ताश के पत्तों में होता है, आप लोग देखे होंगे कि लोग खेलते होंगे कि नहला और दहला। तो इसमें आपको याद करना है नहला, नहला। ठीक है। न से क्या हो जाएगा आपका नीला, ह से हो जाएगा आपका हरा, और ला से क्या हो जाएगा लाल। यानी आपके प्राथमिक रंग कौन से हैं, 3 प्राथमिक रंग होते हैं, नीला, हरा और लाल। ठीक है। नीला, हरा और लाल, या लाल नीला हरा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका पूरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है विद्युत का कोशिका का पावर हाउस। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, एक कोशिका की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि एक जीव की संरचनात्मक, माफ करेंगे, एक जीव की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसको कोशिका। ठीक है, शायद ये रिपीट हो रहा है तो देख लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है, तो आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करती है वो कौन करती है, वह करती है आपकी किडनी। कौन करती है भाई, वह करती है आपकी किडनी। अगर जिस व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके रक्त को अलग से साफ करने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं रक्त का शुद्धि करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को से पूछा जाता है कि डायलिसिस किससे संबंधित है, ये भी आपका है किडनी से ही संबंधित होता है। अगला है कि
किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो देखिए आप लोग जानते हैं कि NO2 और SO2 के कारण आपका क्या होता है, यह होती है आपकी अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है, कितना pH मान होगा तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। यदि वर्षा का pH मान जो आपका है वह 5.6 से कम हो तो उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका का विद्युत ग्रह, तो आप लोग कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव में अवस्थित गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगला है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो आप जानते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशतता जो होता है वह होता है 0.03 से 0.04, तो इसी के बीच में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है। जोड़ी पूछे तो आप बोल देंगे 23 जोड़ी, लेकिन कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं टोटल 46। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका पूछा हुआ है, चलिए मैथ शुरू हो गया, मैथ शुरू हो गया है तो जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि यदि 36 पुरुष एक काम को 15 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए आप जानते हैं कि M1 D1 बराबर M2 D2। आपने कहा कि 36 पुरुष कितने दिन में, 36 पुरुष दिन में नहीं घंटों में, कितने घंटों में, 25 घंटों में। तो लिखिए 36 पुरुष 25 घंटों में काम करते हैं, तो 15 पुरुष आप यहाँ पे लगाएंगे, 15 पुरुष कितने घंटों में उसे कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है घंटा या समय जिसे आप कहेंगे। तो देखिए काटिए इसको, काटिए, 5 तिया 15, 5 पचे 25, यहाँ 3 का नाम 3, यहाँ से काट दीजिए, 12 तिया 36, 12 पाँचे क्या कर देंगे, 12 पाँचे 60, यानी वह काम पूरा हो जाएगा आपका 60 घंटों में। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। चलिए अगला है आपका कि पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो देखिए पहले औसत की बात खत्म करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का क्या होता है, आंसर फार्मूला लिख लेंगे पहले, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा कितना 6, यह होता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ कितनी संख्याओं का कहा हुआ है, 7 संख्याओं का, तो निकाल देंगे, कितना कर देंगे 7, 7 यहाँ रखेंगे 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जोड़ेगा क्या हो जाएगा 8, यहाँ रखेंगे 7, तो 7 दूनी के 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 15 बटा कितना 6, काट दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी के 6, यहाँ से काटिएगा 4, 5 चौके 20 और 20 और यहाँ 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 140 आ जाएगा। अब ये योग हो गया है, ये क्या हो गया है, 7 संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपका होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग कितना आया है 140, संख्याएं कितना कहा हुआ है 7, 7 से काट देंगे 7 दूनी के 14, यानी क्या हो जाएगा 20। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 20। तो याद रखना है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता। तो आप लोगों को जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस होता है जो आपका
दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न मैथ का लिखा हुआ है कि 12 और 30 का तीसरा अनुपात और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि 12 और 30 का तीसरा अनुपात, अगर आप जानते हैं ए बी और सी हों, इसका तीसरा अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो तीसरा अनुपात क्या हो जाता है, तीसरा अनुपात हो जाता है आपका 30 गुणे 30, बीच वाले को आप 2 बार लिखते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे 30 गुणे 30, ये अगर पहला हो गया ये दूसरा हो जाएगा, तो तीसरा निकालना है 30 गुणे 30 और बटा कितना 12, यही क्या हो जाएगा तीसरा अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलिए काट दीजिए, 12 इसको काटेंगे 6 से, 6 दूनी के 12, 6 5 30, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पचे 75। ठीक है 75, यानी आपका 12 और 30 का तीसरा अनुपात कितना आ जाएगा 75। और कहा है कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती, आप जानते हैं कि मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में a गुणे सी करते हो। ठीक है, तो यहाँ a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 25 है, तो निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो 3 गुणे क्या, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ये 5 का हो गया जाएगा, तो क्या 5, तो 5 तियां 15। कहा है कि इसके तीसरा अनुपाती यानी 75 और इसका मध्य अनुपाती यानी 15 का अनुपात निकाल दीजिए, तो 15 का नम 15, 15 पचे 75, तो यही क्या हो जाएगा मित्र आपका, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 343, 343, 343। अब ये देखिए इसका पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न होता है मित्र आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब और बटा लिखा हुआ है देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं आपको इस रूप में लिखा हुआ प्रश्न मिले, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं क्यूब है, ठीक है, तो देखिए ये a क्यूब और ये क्या है b क्यूब। अगर ऐसा आपको प्रश्न लिखा हुआ मिले तो मेरी बात याद रखिएगा, अगर ऊपर माइनस है तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए, a और माइनस बी का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको रखेंगे तो a माइनस बी और ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इससे ऊपर वाला कट जाएगा, यानी उसका आंसर क्या आता है a माइनस बी आता है। तो जब भी यहाँ पे माइनस दिखे क्यूब में रहे तो माइनस कर दीजिएगा और प्लस दिखे तो क्या कर दीजिएगा प्लस, यानी यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 343 माइनस 113, आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 230। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्र आपका 230, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपको कि 680621 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 680621। अब यहाँ पर आप फोकस करिए, ये 621 है, तो 621 के आगे कहा है प्लस करने के लिए कहा है, तो जानते हैं आप कि 621 से आगे आपका 625 ही पूर्ण वर्ग बन पाता है 25 का, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपका 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्र, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 2/3, 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपका महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो महत्तम समापवर्तक देखिए अंश का लेते हैं आप मैस है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में चारों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, इस चारों में हाईएस्ट कॉमन मात्र आपका 2 है, यानी 2, 8, 64 और 10 का मैस निकालेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे मैस, तो मैस कितना हो जाएगा 2, और जो आपका हर होता है उसका निकाल लेंगे
लेस है। तो यहाँ पर देखिए 3, 9, 21 और 27, इन सब का लैसा कितना होता है? इन सब का लैसा होता है 81। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2/81। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिख रहा हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, यानी 5/18 कर दीजिए आप। तो इसको आप काटेंगे तो आप काटिए तो कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108 और 6 5 क्या हो जाएगा? 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी आपकी कार 1 सेकंड में कितनी जा सकती है? 30 मीटर। तो आपने कहा कि बताइए 15 सेकंड में वो कितनी जाएगी? तो 1 सेकंड में आपकी जा रही है 30 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना जाएगी? 30 गुणे 15, 15 तिया 45 और एक जीरो लगा देंगे, यानी 450 मीटर वह चली जाएगी 15 सेकंड में। ठीक है मित्र, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है आपका अगला प्रश्न कि एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75% दोनों अंग्रेजी और गणित में। ठीक है, यदि 40% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए प्रश्न में गलती क्या हो गई है कि यहाँ पे 40% नहीं होना चाहिए, सिर्फ 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे तभी ये प्रश्न आपका लग पाएगा, नहीं तो ये लग नहीं पाएगा अगर यहाँ पे प्रतिशत रहेगा तो। चलिए अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं? 2 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर आप 2 सब्जेक्ट ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी और गणित। अब देखिए अंग्रेजी में आपने कहा कि अंग्रेजी में क्या हो गए हैं? अंग्रेजी में आपके परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए। अगर ये इंग्लिश है तो इसमें 80, और कहा गणित में कितने? गणित में हो गए हैं आपके 85, ये हो गए हैं 80 और ये कितने हो गए हैं? 85। और कहा है और 75% दोनों में, तो यहाँ पर देखिए दोनों में कहा है 75, अगर इंग्लिश में 80 है तो कितने बच गए? 5। देखिए इंग्लिश में हो गए आपके 80, और आपने कहा कि मैथ में है 85 तो 75 लिखे हैं तो कितने हो गए? 10। अब टोटल इनको जोड़िए तो 90% छात्र दोनों में क्या हो गए हैं? पास हो गए। 90% छात्र दोनों में पास हैं, तो आपके फेल कितने हो गए? 10% छात्र क्या है? फेल। और यही कहा है अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी है? 10% की संख्या आपको दिया हुआ है प्रश्न में 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 400। यही क्या हो जाएगा मित्र? आपका यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि 6, 4, 6 का आंशिक रूप क्या होगा? तो इसको आप यहाँ से हटाइए, कितना? यहाँ से इसका दशमलव हटाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसके ऊपर बार रहता है। ठीक है, तभी इसका आंशिक रूप निकल पाता है। तो इसका आप जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं? जितने अंक पे बार होता है उसको आप लिखते हैं क्या? 10 प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 46/99। ठीक है, 46/99, और यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 594 प्लस 46 बटा कितना? 99। ठीक है, 546/99, और इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल 640/99। ठीक है, 640/99, तो यह आपका आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और मैंने इस प्रश्न को NER से देख कर लिया है, तो यहाँ पर यह आपका ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका जाकर देख लीजिएगा, तो ये मिस्टेक प्रश्न इसमें टाइप हुआ था, जिसको मैंने ठीक कर दिया। अगला देखिए लिखा हुआ है कि किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है? चलिए देखिए लगा दीजिए। आपने कहा कि यदि किसी राशि पर प्रति माह 8%, ठीक है, प्रति वर्ष लिखा हुआ है, सॉरी बहुत ज़्यादा मैंने गलत पढ़ दिया,
प्रतिवर्ष आपका 8% ब्याज की दर से 6 सालों में आधा हो जाता है। यानी देखो पी था 8% की ब्याज की दर से 6 सालों में क्या हो जाता है भाई, बटा 100 बराबर आधा हो जाता है, P/2 हो जाता है। अगर ऐसे आप इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाता है। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका अपर्याप्त जानकारी है। ठीक है, जानकारी क्या है आपकी, अपर्याप्त है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगला है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि हुई तो उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। आप जानते हैं कि परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है। तो अगर यहाँ पे 2π बदलेगा ही नहीं, बदलेगा तो उसकी सिर्फ क्या r यानी 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 की वृद्धि हुई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्र, इसका आंसर सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कैसे, आप फिर से समझो कि 2πr होती है परिधि, 2πr बदलेगा नहीं, बदलेगा तो सिर्फ r बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, r घटेगा तो r घटेगा। तो त्रिज्या में कितने की वृद्धि हुई है, 25 का, तो परिधि में भी कितनी की, 75 की, तो परिधि में भी कितनी की हो जाएगी वृद्धि, 75 की। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है कि एक गोलार्ध का घुमाव का सतह कितना होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर ये गोला रहेगा तो इसका ये वाला आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये वाला क्षेत्रफल कितना होता है, घुमाव वाला क्या लिखा है, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह कितना होगा। तो आप जानते हैं कि पूरा सतह होता है 4/4πr² होता है। तो आधा करने के लिए कह रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2πr²। ये क्या हो जाएगा आपका घुमावदार गोले का सतह हो जाएगा। ठीक है, गोले का, अर्धगोले का। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 तब होता है जब इसका मान कितना हो 45 अंश और इसका भी मान कितना हो 45। क्यों, क्योंकि साइन 45 अंश बराबर होता है 1/2 और कॉस 45 अंश बराबर क्या होता है 1/2। तो ये दोनों कट जाते हैं तो क्या आता है भाई, ये आपका 1 आता है। तो ये आपका हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद।